यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको रोज की तरह बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। मोदी ट्रंप की मुलाकात का सबसे बड़ा रिजल्ट तो अब आ रहा है बॉस। रूस यूक्रेन के नॉनस्टॉप युद्ध पर कैसे बड़ा एक्शन हो गया आज आपको दिखाऊंगा। ट्रंप कर रहे पुतिन से डील, इधर मोदी अपने मुसलमान दोस्त से मिलकर क्या गेम कर आए हैं, आज इसका चैप्टर भी होगा। पीएम मोदी का वो मुस्लिम दोस्त जिससे गले मिले तो यहां मुसलमान नेताओं के दिल जल गए। इसके अलावा दिल्ली हार के बाद सन्नाटे में गए केजरीवाल ने राहुल और कांग्रेस से बदला लेना शुरू कर दिया है क्या? दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, किसका नाम फाइनल हो गया? अखिलेश लाए उर्दू वाला हथियार, फायर मोड में सीएम योगी ने हिंदी से कैसे जवाब दिया, आज ये भी दिखाऊंगा। महाकुंभ को लेकर अखिलेश वर्सेस योगी, यूपी विधानसभा में आज क्या बवाल मच गया है, उसका चैप्टर होगा। और फिर मिडिल क्लास पर मेहरबान मोदी सरकार, टैक्स छूट के बाद अब कौन सा नया तोहफा तैयार है, यह भी दिखाऊंगा। और वो फोन कॉल जिसे उठाया तो बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, यह चैप्टर मिस मत कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। अयोध्या के राम मंदिर को लेकर बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। राम मंदिर क्षेत्र के ऊपर उड़ रहे अज्ञात ड्रोन को सुरक्षा बलों के एंटी ड्रोन सिस्टम ने मार गिराया। पुलिस ने तुरंत ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक ड्रोन को भीड़ के बीच गिराकर भगदड़ मचाने का मकसद था, लेकिन उससे पहले ही ड्रोन को एंटी ड्रोन सिस्टम ने मार गिराया। कांग्रेस नेता उदित राज ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर विवादित टिप्पणी कर दी। उदित राज ने कहा कि सामाजिक आंदोलन का गला घोटने वाली मायावती का भी गला घोट देना चाहिए। उदित राज के बयान के विरोध में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया, जबकि मायावती ने पलटवार करते हुए कहा, ऐसे दलबदलू नेता अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसे बयान देते हैं, उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। महाराष्ट्र में शिंदे शिवसेना के विधायकों की सुरक्षा में कटौती का फैसला किया गया है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र गृह मंत्रालय ने शिंदे शिवसेना के 20 विधायकों की Y+ सुरक्षा वापस ले ली। इस फैसले के बाद शिंदे गुट के कई विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि सीएम फडणवीस के साथ तनाव पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारे बीच कोई कोल्ड वॉर नहीं, सब कूल है। पटना के कंकड़बाग इलाके में आज दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर शुरू हो गया। बीच बाजार हुए इस एनकाउंटर की वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। काफी देर तक चली मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक घर में छुपे 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गए। ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। मोदी ट्रंप की मुलाकात का सबसे बड़ा रिजल्ट आया। रूस यूक्रेन के नॉनस्टॉप युद्ध पर बड़ा एक्शन हो गया। ट्रंप कर रहे पुतिन से डील, इधर मोदी अपने मुसलमान दोस्त से मिलकर क्या गेम खेला है। पीएम मोदी का वो मुस्लिम दोस्त जिससे मिले गले तो यहां मुस्लिम नेताओं के दिल जले। सबसे पहले इसका चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मीटिंग का क्या असर होता है, वो आज पूरा देश ही नहीं दुनिया देख रही है। क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आए हैं, उसके बाद से ऐसी भयंकर हलचल मची है जिसे देखकर सबके होश उड़े हुए। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी के दोनों दोस्त डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के लोग सऊदी अरब में मीटिंग करने के लिए पहुंच गए बॉस। यह अपने आप में ऐतिहासिक है। नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद ट्रंप पुतिन से डील करने में जुट गए। उधर नरेंद्र मोदी का एक मुस्लिम दोस्त उनसे मिलने के लिए भारत आया हुआ है। यानी उधर ट्रंप पुतिन क्या खेल कर रहे हैं और इधर नरेंद्र मोदी ने अपने मुस्लिम दोस्त को बुलाकर क्या गेम किया है, आज यह सब आपको जानना चाहिए। आपको यह भी बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी के मुस्लिम दोस्त को देखकर भारत में कैसे बवाल मचा हुआ है। नरेंद्र मोदी अपने मुस्लिम दोस्त के गले मिले तो यहां मुस्लिम नेताओं के दिल क्यों जल रहे हैं, यह भी बताऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के पीएम मोदी से मिलने के 5 दिन के अंदर ही कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की। चीजें गोली की रफ्तार से बदल रही और ऐसे बदल रही कि दुनिया को समझ में नहीं आ रहा कि बॉस जो इतने साल से नहीं हो रहा था वो अचानक कैसे हो गया।
मोदी और ट्रंप की मुलाकात के 5 दिन के अंदर ही ऐसा चमत्कार हो गया कि जियोपॉलिटिक्स के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैरान हैं कि ये हो कैसे रहा है। मोदी और ट्रंप की मुलाकात के 5 दिन के अंदर ही कूटनीति की दुनिया में सबसे बड़ी मुलाकात होने जा रही है। अमेरिका और रूस कई सालों के बाद पहली बार बातचीत की टेबल पर आ गए। यूक्रेन युद्ध को लेकर जिस अमेरिका ने रूस को अपना जानी दुश्मन मान लिया था, वो अमेरिका रूस से बात कर रहा है। जो पुतिन किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते, वो ट्रंप जैसे अनप्रिडिक्टेबल नेता की एक कॉल पर बातचीत के लिए तैयार हो गए। लोग ये देखकर भी दंग है कि अमेरिका और रूस ने आपस में ही बातचीत शुरू कर दी, किसी तीसरे को बीच में नहीं रखा, ना यूरोप ना यूक्रेन। इस चमत्कार को देखकर दुनिया के बड़े बड़े देशों को यकीन नहीं हो रहा कि बॉस ये संभव कैसे है। अमेरिका तो रूस के पीछे पड़ा हुआ था, उसको गाली दे रहा था, यूक्रेन के साथ खड़ा था। यह अमेरिका अचानक कैसे दोस्ती के मोड में आ गया भाई। बड़े बड़े देशों को यकीन नहीं हो रहा कि आज सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के टॉप अधिकारी मिले हैं। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि यह कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में किसी को यह बात आसानी से हजम नहीं हो रही कि अमेरिका और रूस एक मंच पर आ गए। क्योंकि कुछ वक्त पहले तक तो अमेरिका और रूस के नेता एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकियां दिया करते थे। अमेरिका तो पुतिन को कातिल तानाशाह कह रहा था, और आज देखिए अमेरिका और रूस के बीच बातचीत शुरू हो गई। अब इसके ये मायने लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप ने जरूर पुतिन को कुछ ऐसी डील दी होगी जो पुतिन के लिए फायदेमंद होगी, नहीं तो पुतिन अपने अधिकारियों को अमेरिका से बातचीत के लिए न भेजते। सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के अधिकारियों ने उच्च स्तरीय बातचीत शुरू कर दी है। इस बातचीत का मकसद यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए शर्तों को तैयार करना है, साथ ही अमेरिका और रूस के रिश्तों को फिर से सामान्य बनाने पर जोर देना है। हालांकि इस बातचीत से यूक्रेन को दूर रखा गया है, और इस पर दोनों देशों का यह तर्क है कि यह द्विपक्षीय वार्ता है, कोई पीस डील नहीं हो रही कि तुमको भी बैठा लेके आओ, तुम क्या सोच रहे हो तुम भी बताओ, पहले बड़ों को बात करने दो फिर तुमको देखें। लेकिन ट्रंप और पुतिन के बीच सऊदी अरब में क्या डील हो रही है उसके बारे में आगे बताऊंगा। वहां सऊदी अरब में और क्या क्या हो रहा है यह भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप अपने यहां भी देख लीजिए कि यहां क्या चल रहा है। जिस वक्त ट्रंप और पुतिन के बीच डील हो रही है, उसी वक्त नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उनका मुस्लिम दोस्त आ गया। मुस्लिम देश कतर के आमिर इस वक्त भारत में। हर कोई तब हैरान हो गया कि कतर के आमिर को रिसीव करने के लिए नरेंद्र मोदी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सारे प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट चले गए। बॉस ये आप तस्वीर देखिए, कतर के आमिर जैसे ही अपने प्लेन से उतरे, पीएम मोदी ने उन्हें गले लगा लिया, अपने मंत्रियों और अधिकारियों से उनको मिलवाया। ऐसा बहुत कम होता है जब पीएम मोदी किसी विदेशी नेता को रिसीव करने सीधे एयरपोर्ट चले जाएं, लेकिन अपने मुस्लिम दोस्त के लिए पीएम मोदी ने ऐसा किया, क्योंकि कतर के साथ भारत के रिश्ते नरेंद्र मोदी ने बहुत मजबूत किए। कतर वो देश है जहां दुनिया भर के बड़े मुद्दों को लेकर बड़े बड़े देश बातचीत करने आते हैं। कतर की अहमियत क्या है और कैसे नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत और कतर इतने गहरे दोस्त बन गए हैं, यह सब भी आपको बताऊं। लेकिन आप यह भी देखिए कि यह दोस्ती भारत में कुछ लोगों के दिल कैसे जला रही है। इधर कतर के आमिर से पीएम मोदी गले मिले, उधर इंडी गठबंधन वालों के फ्यूज उड़ गए। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कतर के आमिर को मोदी जी ने न सिर्फ गले लगाया बल्कि दौड़े दौड़े एयरपोर्ट लेने भी चले गए। कांग्रेस के एक नेता श्रीनिवास बीवी को कतर के आमिर और मोदी की मुलाकात वाली तस्वीरें इस कदर चुभी कि वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि दो बिछड़े हुए भाई मिल रहे हैं। एआईएमआईएम के वारिस पठान भी तिलमिला गए, कहने लगे कि विदेशी मुसलमान से इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, और देशी मुसलमान से नफरत। यानी कुल मिलाकर सभी मोदी विरोधी एक सुर में आलाप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी सिर्फ दौलतमंद मुस्लिम देश के धनवान मुस्लिम मुखिया को गले लगाते हैं, भारत के मुसलमानों को नहीं। जरा एक बार वारिस पठान को सुनिए, ये ओवैसी की पार्टी के हैं। फिर पीएम मोदी के एयरपोर्ट जाकर कतर के आमिर को पर्सनली रिसीव करने के मायने बताऊंगा। अमीर ऑफ कतर अल थामीम साहब आए, मोदी जी दौड़ते हुए जाके उनको गले मिल रहे हैं, प्रोटोकॉल की भी परवाह नहीं करी और वो गले लगा रहे हैं, वल्ला हबीबी वल्ला हबीबी, और ऐसा गले मिल रहे उनको छोड़ नहीं रहे। मुझे इस दृश्य सीन देखकर पिक्चर याद आ गई, हिंदी फिल्म जहां पे दो बच्चे बचपन में बिछड़ जाते हैं, दो भाई और अचानक मिलते तो किस तरह इस तरह से मेल मिलाप कर रहे हैं उनसे। अरे भाई वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, हम भारतीय मुसलमान हैं। हाँ उनके पास पैसा हमसे ज्यादा है, मगर हम भी माना अपने जेब के फकीर हैं, फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं। इन लोगों का दुख ही खत्म नहीं होता। कह रहे हैं कि अपने यहां के मुसलमान से मोदी जी नहीं मिलते हैं, बाहर वाले मुसलमानों से मिल रहे हैं।
बॉस कोई पलट के ये भी तो पूछ सकता है कि बाहर वाला मुसलमान भी मोदी जी को गले लगा रहा है। सारे मुस्लिम देश नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान देते हैं अपने देश का, लेकिन यहां का मुसलमान तो मोदी को वोट नहीं देता। तो मोदी मुसलमान के साथ क्या कर रहा है ये दिख रहा, मुसलमान मोदी के साथ क्या करता है ये भी तो कोई पलट के पूछेगा। घर मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, कौन सी सरकारी योजना में मुसलमान को नहीं भागीदार बनाया जा रहा? मुसलमान मोदी से ऐसे गले मिल रहा है कि नहीं, ये भी तो बताइए। खैर, ये अलग पॉलिटिकल नैरेटिव वो सेट कर रहे थे AIM वाले, उसमें नहीं पढ़ने का, हम फैक्ट पे बात करते हैं। वारिस पठान जो बात कह रहे हैं कि विदेश के मुसलमानों को मोदी गले लगाते और देश के मुसलमानों को गले नहीं लगाते, ऐसा नहीं। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो अपनी योजनाओं में किसी से भेदभाव नहीं करते, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम पॉलिटिक्स है जो किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को हराने में लगी रहती है। मुस्लिम वोट एक तरफा मोदी को हराने के लिए पड़ता है ज्यादातर जगहों पर। अगर कोई मुसलमान नेता कभी नरेंद्र मोदी के फेवर में बात कर दे तो उसका विरोध बॉयकॉट तक शुरू हो जाता है। खैर, यह बात समझनी होगी कि रिश्ते एक तरफा नहीं होते, चाहे राजनीति हो चाहे कूटनीति हो। सच यही है कि एक दूसरे के हित की बात करने से रिश्ते बनते हैं, जैसे भारत और कतर के रिश्ते बने। जो लोग इसे नहीं समझते उन्हें यह कभी समझ में नहीं आएगा कि पीएम मोदी कतर के आमिर का स्वागत करने एयरपोर्ट क्यों गए। नरेंद्र मोदी को दोस्त और दुश्मन में पहचान करना बहुत अच्छे से आता है, और नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान देख के अपने दोस्त नहीं बनाते, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो भारत का हित देखकर अपने दोस्त तय करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सामने वाला मुसलमान हो, हिंदू हो, जू हो, कोई भी हो, अगर भारत के हित में तो दोस्त है। मोदी जानते हैं कि दुश्मन को कैसे मजा चखाना है और दोस्त को कैसे गले लगाना है। इसलिए मोदी कतर के आमिर को लेने एयरपोर्ट चले गए, क्योंकि कतर के आमिर और मोदी जितने गहरे दोस्त हैं उतने ही गहरे दोस्त भारत और कतर भी। इसी दोस्ती को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए मिशन में पीएम मोदी कैसे लगे हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि भारत और कतर के रिश्ते कितने जबरदस्त। कतर इतना छोटा देश है कि उसका क्षेत्रफल हमारे त्रिपुरा के लगभग बराबर है। कतर की आबादी 30 लाख है, उससे ज्यादा आबादी हमारे एक शहर गाजियाबाद की है। लेकिन खास बात यह है कि कतर की 30 लाख की आबादी में करीब 8 लाख भारतीय हैं, यानी कतर में करीब 27% लोग तो भारतीय ही हैं। विश्व बैंक के मुताबिक कतर में रहने वाले भारतीय प्रवासी हर साल भारत में $4 अरब यानी 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा भेजते हैं। इतना ही नहीं, कतर में 15,000 से ज्यादा भारतीय कंपनियां भी हैं। यानी कतर को आप एक तरह से मिनी इंडिया भी कह सकते हैं। लेकिन कतर और भारत की दोस्ती का यह तो सिर्फ एक डायमेंशन है, क्योंकि दोनों देशों के बीच बेहतरीन व्यापारिक रिश्ते भी, कभी कभी मामले बिगड़ते भी है। जैसे नुपुर शर्मा के समय कुछ तनाव हुआ था, और तब हमने फैक्ट्स के साथ आपको बताया था कि भारत अगर अपने पे आए तो कतर के भी पर कतर सकता है, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं डिप्लोमेसी में कैसे चीजों को हैंडल करना है। खैर, चीन और जापान के बाद भारत कतर का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। कतर भारत को LNG, LPG, केमिकल्स, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम का सामान बेचता है। चीन और अमेरिका के बाद कतर सबसे ज्यादा आयात भारत से करता है। भारत से वो अनाज, तांबा, लोहा, स्टील, फल, सब्जियां, मसाले खरीदता है। साल 2023-24 में दोनों देशों के बीच $14 अरब से ज्यादा का व्यापार हुआ था। LNG और LPG के मामले में तो कतर भारत का सबसे बड़ा सप्लायर है। भारत अपनी LNG जरूरत का कुल 48% हिस्सा कतर से ही खरीदता है। यानी दोनों देश एक दूसरे पर कई मामलों में निर्भर हैं। पीएम बनने के बाद 2015 और 16 में 2 बार नरेंद्र मोदी ने कतर के आमिर से मुलाकात की, और इन मुलाकातों में दोनों देशों की दोस्ती कैसे मजबूत हुई इसका एक उदाहरण देखिए कि 2016 में कतर ने भारत को बेचे जाने वाले LNG की कीमत आधी कर दी। यानी जो LNG गैस यूपीए सरकार के दौरान कतर से 100 रुपए की पड़ रही थी, वो सीधे सीधे 50 रुपए की पड़ने लगी। यह होता है जब दो देशों के नेता आपस में गले मिलते हैं। मोदी मुसलमान से गले मिल गए, मोदी ये कर दिए, मोदी दौड़ दौड़े क्यों चले गए? अरे भैया, अपने लिए नहीं जा रहे हैं, भारत के लिए ही जा रहे हैं, जिसको भी गले लगा रहे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक भारत में अभी 65 अरब क्यूबिक मीटर LNG गैस की खपत हो रही, और अगले 6 सालों में यह आंकड़ा 120 अरब क्यूबिक मीटर पहुंच जाएगा। ऐसे में जब भारत की जरूरत इतनी ज्यादा बढ़ेगी, तब एक ही भरोसेमंद साथी होगा, और वो है कतर। यह बात मोदी समझ रहे हैं, लेकिन जो लोग ये पूछ रहे हैं ना कि कतर के आमिर से मोदी को गले मिलने की जरूरत क्या थी, उनको ये कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो इसी माइंडसेट में है कि कैसे मोदी को कुर्सी से हटाना है। मोदी इस माइंडसेट में चल रहे हैं कि 47 तक भारत को विकसित बनाऊंगा। तो यार, विकसित तो बनेगा इंडिया, लेकिन उसके लिए मेरी ये रिक्वायरमेंट है। तो ये रिक्वायरमेंट कहां कहां से पूरी हो रही है, इसमें कौन कौन मेरा दोस्त है, किससे क्या डील करनी है, किससे क्या रिश्ते रख रहे हैं, नरेंद्र मोदी का ये हिसाब चल रहा है। जो लोग कतर के आमिर के गले लगने पर पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि आज ही कतर के साथ बड़ी डील हुई, जिसमें कतर ने
$10 बिलियन का निवेश भारत में करने का ऐलान किया। और यह मामूली निवेश नहीं है। इस निवेश से भारत में पैसा आएगा, व्यापार बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी। आज जो डील हुई है उसके मुताबिक कतर का ऐलान है कि वो भारत में कितना निवेश करेगा बॉस? कतर कह रहा है कि हम बड़ा निवेश करेंगे भारत के अंदर। कितना करोगे भाई, ये भी तो बताओ। तो कतर का निवेश भारत में कितना होने जा रहा है? वो कह रहा है $10 बिलियन। $10 बिलियन। अब ये 10 बिलियन कितना हुआ भाई, कोई हिंदी में समझा दो। 87,000 करोड़ रुपए, 87,000 करोड़ रुपए करीब करीब। इतना निवेश जो है वो कतर करने जा रहा है। अभी भारत में कतर का मौजूदा निवेश कितना है? मौजूदा तौर पर, क्योंकि आप कहेंगे भाई इतना कर ही रहा है तो क्या कर लिया, कोई बहुत बड़ी रकम। भाई देश की स्थिति भी देखो, कितना बड़ा देश है। दूसरा, अभी वो कितना करता है? 13,000 करोड़। तो वो कह रहा है भाई हम 13,000 करोड़ से सीधा 87,000 करोड़ पे चले जाएंगे। कतर का ऐलान भारत और कतर के बीच ट्रेड को दोगुना करने का है। भारत कतर का मौजूदा सालाना ट्रेड $14 बिलियन है, जिसे 5 साल का टारगेट लेकर $28 बिलियन करने का रखा गया है। नरेंद्र मोदी अगर भारत के लिए विदेश से निवेश ला रहे हैं और भारत का जिसमें हित हो उसके लिए किसी विदेशी नेता से गले मिल रहे हैं, तो फिर कुछ लोगों को दर्द क्यों होता है, यह मुझे समझ में नहीं आता। आप यह भी याद कीजिए कि कतर के साथ भारत के रिश्ते कैसे और नरेंद्र मोदी और कतर के आमिर की दोस्ती का लेवल कितना ऊपर है। पिछले साल सामने आई कुछ पुरानी तस्वीरों को याद कीजिए, जब कतर ने अपनी जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया था। वो सकुशल भारत लौटे थे। सबको मौत की सजा हुई थी बॉस, नरेंद्र मोदी बचा के लाए थे सबको। उन्हें इजरायल को गुप्त सूचना लीक करने के आरोप में कतर की अदालत ने मौत की सजा सुना दी थी। लेकिन नरेंद्र मोदी और कतर के आमिर अल थानी की दोस्ती काम आई और उन 8 भारतीयों को नरेंद्र मोदी मौत के मुंह से बचा के लाए थे। पीएम मोदी के कहने पर कतर के आमिर ने पूर्व भारतीय नौसैनिकों को न सिर्फ माफ किया बल्कि उन्हें लगे हाथ भारत भेज दिया था, जिसमें दोस्ती ही तो थी कि कतर के आमिर ने पीएम मोदी की बातों का मान रखा। तो अब अगर पीएम मोदी उनका खास तरीके से स्वागत नहीं करेंगे, उनके गले मिलने नहीं जाएंगे, तो क्या करेंगे कि अरे आए यार बड़ा अच्छा लगा, आना मिलने देखेंगे। ये कूटनीति होती है बॉस। सामने वाला ये वो पॉलिटिक्स थोड़ी है कि अमेठी में हार गए तो चल दिया, अब हम देखेंगे अगला बार देंगे, अब लड़ेंगे ही नहीं, वहां से किसी और को लड़वा देंगे, अब हम चले वायनाड वहां रहेंगे। ऐसे नहीं होती बॉस, ना पॉलिटिक्स होती है ना कूटनीति होती है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। वोटर के साथ भी निभाना पड़ता है, देशों के साथ भी निभाना पड़ता है। इसलिए आप देखिए कि पीएम मोदी खुद कतर के आमिर को रिसीव करने एयरपोर्ट गए, और ऐसा बहुत कम होता है कि किसी वर्ल्ड लीडर को पीएम मोदी रिसीव करने एयरपोर्ट जाए। इससे पहले साल 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के स्वागत के लिए पीएम मोदी एयरपोर्ट गए थे। फिर 2017 में बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा था। 2018 में इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को रिसीव करने पीएम मोदी एयरपोर्ट गए। फिर 2018 में जॉर्डन के किंग के स्वागत के लिए पीएम एयरपोर्ट गए थे। 2019 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए एयरपोर्ट गए थे, और अब कतर के आमिर के लिए गए। मतलब अगर आप चाहें तो उंगलियों पर गिन सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कितनी बार प्रोटोकॉल तोड़कर मेहमानों का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी निकलवाई कि निकालो, चलो चलो एयरपोर्ट चलो। अब इस बात को भी समझिए कि कतर वो देश है जहां दुनिया भर के युद्ध रोकने और शांति लाने के बड़े बड़े फैसले होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते रहे कि यह युद्ध का समय नहीं है, तो कतर वो देश है जहां बैठकर बड़े बड़े नेता बड़े से बड़ा मुद्दा सुलझाते हैं। बातचीत के लिए जो टेबल लगती है ना, वो टेबल कतर में लगती है बॉस। जैसे आप देखिए कि फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता कहां हुआ था? इसी कतर की राजधानी दोहा में हुआ था। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर बातचीत में भी कतर ने ही मध्यस्थ की भूमिका निभाई। हमास इजरायल जंग रोकने के लिए बैठकें दोहा में हुई। लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम में भी कतर की भूमिका रही। कतर ईरान और इजरायल के बीच तनाव दूर करने में भी लगा हुआ है। यानी दुनिया में शांति कायम करवाने में अगर कोई कहता है कि दोनों लड़ रहे हो, एक काम करो, मेरे यहां बैठो, चाय पियो और बात करो, तो ये कतर करता है। यानी पीएम मोदी के जो वैश्विक लक्ष्य हैं उन्हें हासिल करने में भी कतर भारत का अटूट साझेदार है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इसलिए आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में जब पीएम मोदी और कतर के आमिर अल थानी की मुलाकात हुई, तो दोनों देशों के आपसी रिश्तों के साथ ग्लोबल मुद्दों पर भी बातचीत हुई दोनों नेताओं की। इसमें फिर इजरायल और हमास का मुद्दा उठा, जिसे सुलझाने में दोनों देश साथ काम करेंगे। अब कतर के आमिर के भारत आने की टाइमिंग भी चेक कीजिए। वो ऐसे वक्त पर भारत आए हैं
और पीएम मोदी से मिल रहे हैं, जब मोदी से मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में चल रहे सबसे बड़े युद्ध को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन में 3 साल से जारी जंग को खत्म करने के लिए सऊदी अरब में पहली बैठक हो रही है। यह उस बैठक की तस्वीर है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होने वाली इस बैठक में अमेरिका और रूस के अधिकारियों के बीच युद्ध रुकवाने की संभावनाओं पर विचार चल रहा है। इस बैठक के बाद ही रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए पुतिन और जेलेंस्की के बीच बातचीत का रास्ता साफ होगा। अब यह बात समझनी जरूरी है कि ट्रंप तो किसी भी कीमत पर युद्ध रोकना चाहते हैं। यह उनका चुनावी वादा था, इसलिए रूस से बातचीत करना ट्रंप की मजबूरी भी है और वो इसीलिए जल्दबाजी में है। लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को क्या हो गया। वो इतनी जल्दी ट्रंप जैसे अनप्रेडिक्टेबल नेता पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। पुतिन को किस बात की जल्दी है? वो तो 3 साल से युद्ध लड़ ही रहे हैं। पुतिन तो वो नेता है जो किसी पर जल्दी से भरोसा भी नहीं करते। फिर भी उन्होंने ट्रंप पर एक फोन कॉल के बाद सऊदी अरब में अमेरिका से बातचीत का न्योता स्वीकार क्यों किया? यहीं से सबको ध्यान भारत की तरफ करना होगा। यहीं से कूटनीति की दुनिया में इस वक्त नरेंद्र मोदी की चर्चा हो रही है, क्योंकि ट्रंप ने ऐसे वक्त में रूस के राष्ट्रपति को फोन लगाया था जब उनके करीबी दोस्त प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका बस पहुंचने वाले थे। और हमने तब भी आपको पाठशाला में बताया था कि मोदी और ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, इस फोन कॉल से समझ जाइए। क्योंकि भाई मोदी चले जाते, उसके बाद भी ट्रंप पुतिन को फोन कर सकते थे। सबके दिमाग में अब सवाल आ रहा है कि जब पीएम मोदी अमेरिका आने वाले थे उस वक्त ही ट्रंप ने पुतिन को फोन क्यों किया, वही टाइमिंग क्यों चुनी? क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के किसी देश के नेता को छोड़कर 1 महीने के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मिलने के लिए बुलाया? ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप के फोन कॉल के कुछ ही दिन बाद अमेरिका और रूस के अधिकारियों में बातचीत शुरू हो गई? कैसे पुतिन ने इतनी जल्दी ट्रंप पर भरोसा कर लिया? क्या इसके पीछे पीएम मोदी या भारत का कोई रोल है? क्या पुतिन से डील करने में पीएम मोदी ट्रंप की मदद कर रहे हैं? क्या ट्रंप और पुतिन के बीच विश्वास की कड़ी पीएम मोदी है? क्यों ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस से बातचीत में किसी यूरोपीय या नेटो देश को शामिल नहीं किया? ट्रंप और मोदी के बीच आखिर जियोपॉलिटिक्स को लेकर क्या बात हुई? युद्ध को लेकर क्या कोई प्लान बना है? क्योंकि ये सारी कड़ियां जो है ना, उनकी जो टाइमिंग है वो ये सारे सवाल पूछने पर मजबूर करती है। और नरेंद्र मोदी तो खुला बोल के आए हैं कि ये युद्ध का वक्त नहीं है, पुतिन के मुंह पे बोल के आए। तो पुतिन को भी दिख रहा होगा कि मेरा दोस्त अगर बैठा है ट्रंप के साथ, और ट्रंप ने भी इसलिए वही टाइमिंग चुनी कि पुतिन को मैसेज जाए कि देखो मैं किस टाइम तुमसे बात कर रहा हूं, जब मैं मोदी से मिल रहा हूं। जो देश भी अमेरिका और रूस की दोस्ती के नए चैप्टर के खुलने से हैरान है, वो इसके पीछे नरेंद्र मोदी का ही कनेक्शन देख रहे हैं। क्योंकि ट्रंप और पुतिन के बीच पीएम मोदी एक मजबूत कड़ी है। पीएम मोदी ही डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के अच्छे दोस्त हैं। पुतिन किसी पर भरोसा करते हैं तो वो भारत है, नरेंद्र मोदी है। पुतिन कह चुके हैं कि वो मध्यस्थता के लिए भारत पर भरोसा करते हैं। आप कुछ और तस्वीरें देखिए, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती। एक तरफ मोदी जब रूस जाते हैं तो पुतिन बिना ट्रांसलेटर के पीएम मोदी के साथ बातचीत करते हैं और ये कहते हैं कि पीएम मोदी से उनका ऐसा कनेक्शन है कि बिना ट्रांसलेटर के भी वो मेरी बात समझ लेते हैं। दूसरी तरफ जब पीएम मोदी व्हाइट हाउस जाते हैं तो ट्रंप उन्हें गले लगा लेते हैं, कहते हैं कि उन्होंने बड़ा मिस किया मोदी जी को। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान तक बताया। ट्रंप ने पीएम मोदी के लिए लिखा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। तो ये सब सारी चीजों को बड़े परिप्रेक्ष्य में जोड़कर देखिएगा तो आप समझ पाइएगा कि भारत अभी कितनी बड़ी भूमिका जियोपॉलिटिक्स में निभा रहा है। सऊदी अरब में रूस और अमेरिका की जो मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग को लेकर ट्रंप और पुतिन कितने गंभीर हैं, इसे भी इस बात से समझा जा सकता है कि मुलाकात के दौरान अमेरिका और रूस के बड़े बड़े मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं, अमेरिका के एनएसए और ट्रंप के भरोसेमंद माइक वॉल्ट्स हैं, रूस की तरफ से पुतिन के भरोसेमंद विदेश मंत्री सरगई लावरोव हैं। इसके अलावा पुतिन के विदेश नीति के सलाहकार भी मौजूद हैं। पुतिन और ट्रंप की दोस्ती दुनिया के लिए आउट ऑफ सिलेबस वाला सवाल की तरह होगी। किसी को समझ नहीं आ रहा कि कहें क्या करें क्या। खासकर यूरोप और यूक्रेन तो अलग ही सदमे में। यूरोप को तो यही समझ में नहीं आ रहा कि ट्रंप उनके बिना है, रूस से यूक्रेन के भविष्य पर बात कैसे कर सकते हैं बिना उनके। यूक्रेन को यह समझ नहीं आ रहा कि उसे शामिल किए बिना उसके भविष्य पर अमेरिका और रूस कैसे चर्चा कर सकते हैं। ट्रंप की कूटनीति से परेशान यूरोप के देशों ने पेरिस में इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। हालांकि इस मीटिंग में यूक्रेन को लेकर यूरोप के देशों में भी मतभेद दिखे। मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया कि शांति वार्ता में यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। इसके अलावा ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने यूक्रेन में ब्रिटिश सैनिकों की तैनाती की पेशकश कर यह मैसेज दे दिया कि अमेरिका के बिना भी वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कह दिया कि यूक्रेन इस वार्ता में भाग ही नहीं लेगा, इसलिए बातचीत में जो भी नतीजा निकलेगा उसे वो स्वीकार नहीं करेगा। इस बीच रूस की तरफ से भी बड़ा बयान आया है जिसमें यह कहा गया है कि अगर जरूरी है तो राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बात करने के लिए तैयार है। यानी युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप की कोशिश कुछ रंग लाती दिखाई दे रही।
लेकिन यूरोप के देश इस बात से चिढ़े हुए हैं कि उन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा। जेलेंस्की को लग रहा कि यही अमेरिका कल तक मुझे इतना बड़ा दिखा रहा था कि लड़ो लड़ो, हम पीछे से हम पंप कर रहा था, अब बातचीत कर रहा, मुझे बुला भी नहीं रहा। यार ये क्या बात हुई? सऊदी अरब में यूरोप और यूक्रेन की गैर मौजूदगी पर अमेरिका की तरफ से भरोसा दिया गया है कि किसी को साइडलाइन नहीं कर रहे हैं। सऊदी अरब में 4 घंटे तक अमेरिका और रूस के मंत्रियों की बातचीत चली। अच्छी बात यह है कि दोनों तरफ से इस बातचीत को पॉजिटिव बताया गया। रूस और अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि यह मुलाकात बातचीत को शुरू करने के लिए थी। इस मुलाकात में तय हुआ है कि अमेरिका और रूस एक दूसरे से के देश में डिप्लोमेटिक मिशन को फिर से स्थापित करेंगे। दोनों देश एक हाई लेवल टीम का गठन करेंगे जो यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर आगे बात करेगी। सऊदी अरब में बातचीत से यही लग रहा है कि ट्रंप और पुतिन की जोड़ी मिलकर यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए पॉजिटिव है। सबसे बड़ा इशू दोनों देशों के बीच भरोसे का था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे पर अब भरोसा जता रहे हैं और उसमें नरेंद्र मोदी की भूमिका और भारत की भूमिका दिखती है। एक सवाल सबके मन में यह भी है कि अमेरिका और रूस ने बातचीत के लिए सऊदी अरब को ही क्यों चुना? सऊदी अरब वो देश है जिससे अमेरिका और रूस दोनों के अच्छे रिश्ते हैं। ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो सबसे पहले विदेशी दौरे पर सऊदी अरब ही गए थे। पुतिन भी सऊदी अरब को भरोसेमंद पार्टनर मानते हैं। यूक्रेन युद्ध में सऊदी अरब ने पश्चिमी देशों के दबाव के बाद भी पुतिन का साथ नहीं छोड़ा था। सऊदी अरब ने यूक्रेन और रूस के बीच कैदियों की अदला बदली के लिए भी मध्यस्थता की थी। इसके अलावा कुछ सालों में सऊदी अरब ने खुद को वैश्विक मध्यस्थता के नए केंद्र के रूप में भी स्थापित किया है, फिर चाहे ईरान इराक का समझौता हो, अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता हो। लेकिन अब यह पूरी डील कहां जाएगी यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल पाठशाला में वक्त हो गया अगली क्लास का। दिल्ली हार के बाद सन्नाटे में गए केजरीवाल ने राहुल गांधी और कांग्रेस से बदला लेना शुरू कर दिया है क्या? दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, किसका नाम फाइनल हो गया है? अब इसका चैप्टर। दिल्ली की राजनीति में इस वक्त बड़ी हलचल है। एक तरफ दिल्ली में गजब का सस्पेंस इस बात पर है कि बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी किसको। एक के बाद एक चौंकाने वाले नाम आ रहे हैं। दूसरी तरफ सस्पेंस इस बात का भी है कि दिल्ली हारने के बाद केजरीवाल अब क्या करेंगे। क्या केजरीवाल के दिमाग में यह बात चल रही है कि कांग्रेस से हर हाल में बदला लेना है? क्योंकि कांग्रेस ने दिल्ली में कई सीटों पर केजरीवाल का खेल बिगाड़ दिया। यहां तक कि कांग्रेस की वजह से केजरीवाल खुद अपनी सीट पर चुनाव हार गए। इसलिए केजरीवाल को कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि अब जहां भी मौका मिलेगा वो कांग्रेस को तो रगड़ देंगे। और इसकी थोड़ी थोड़ी शुरुआत तो हुई है, क्योंकि आज ही गुजरात में निकाय चुनाव के रिजल्ट आए और गुजरात वो राज्य है जहां केजरीवाल का टारगेट कांग्रेस को रिप्लेस करने का रहा है। गुजरात में निकाय चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस तो हमेशा की तरह नीलबटे सन्नाटा जैसी हालत में है। जो राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद कह रहे थे कि गुजरात में इंडी गठबंधन मिलकर बीजेपी को हराएगा, वो तो नहीं हुआ, लेकिन इंडी गठबंधन वाले आपस में लड़कर जरूर बीजेपी के सामने बेदम हो गए। क्योंकि गुजरात निकाय चुनाव के आप नतीजे देखें तो दूर दूर तक बीजेपी के सामने कोई है ही नहीं। कांग्रेस का तो खत्म मामला है भाई। जहां तक केजरीवाल की बात की जाए तो उनके लिए दिल्ली की हार का थोड़ा गम बुलाना का और थोड़ी खुशी का मामला इसलिए बनता है क्योंकि गुजरात में इनकी पार्टी नई है। चुन्नू सी जीत मिली है, लेकिन चलिए कुछ तो मिला। भूखे पेट सोने से तो अच्छा है कि कुछ कम से कम सौंप खा के सो रहे हैं। सौंप ही जैसा जीते हैं भाई, अब रोटी थोड़ी है। निकाय चुनाव में 1912 सीटों के नतीजे आए। बीजेपी को जीत मिली है 1402। 1912 सीट में 1402 सीट बीजेपी जीती। कांग्रेस 260 और आम आदमी पार्टी को चुन्नू सी सीट मिली है 35। मतलब खाने में कोई थाली में सौंफ रख दे वैसा है, लेकिन सौंफ में मिश्री भी है, क्योंकि कांग्रेस की कुछ सीट तो छीन लिए, दिल्ली का बदला ले लिए, इसी में खुश हो जाएंगे। कांग्रेस वाले 99 में खुश हो सकते हैं तो केजरीवाल वाले 35 में भी खुश हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी अब इन 35 सीटों की जीत कांग्रेस को दिखा रही है, क्योंकि उसे अपनी दिल्ली की हार बहुत चुभ रही है। आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली की हार के बाद अपने निराश काडर में जोश भरना है, तो 35 सीटों को भी महाविजय जैसा बताया जा रहा है। जैसे आम आदमी पार्टी ने आज अरविंद केजरीवाल की फोटो के साथ एक पोस्टर जारी कर दिया। उसमें लिख दिया कि गुजरात में आपकी धमक। 1900 सीट में 35 जीते हैं, 35। आपकी धमक। गुजरात में चली झाड़ू। पोस्टर में द्वारका के सलाया नगर पालिका में जीत की बधाई दी गई। द्वारका की सलाया नगर पालिका की 28 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 13 सीटें और कांग्रेस ने 15 जीत ली, जबकि बीजेपी का यहां खाता नहीं खुला। ये लोग इसी में बम हो गए कि एक जगह तो कहीं 28 सीट में हम लोग कुछ रौला दिखाए। आम आदमी पार्टी इसका ही जोर शोर से प्रचार कर रही है। गुजरात में इन्होंने झंडे गाड़ दिए ये कह रहे हैं, लेकिन असल में ये कांग्रेस को चिढ़ाने और कांग्रेस से हिसाब बराबर करने की कोशिश है। क्योंकि ना तो आम आदमी पार्टी ने कोई झंडे गाड़े हैं,
ना ही कांग्रेस कुछ कर पाई। असल में नरेंद्र मोदी ने सबको दिखा दिया कि गुजरात में तो उनसे कोई टक्कर लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसलिए आप देखिए कि निकाय चुनाव में बीजेपी के आसपास भी कोई नहीं है, ना केजरीवाल ना राहुल गांधी। गुजरात में 68 नगर पालिकाओं में 65 नगर पालिकाएं बीजेपी ने जीत ली। एक नगर निगम का चुनाव था, वो भी बीजेपी ने जीत लिया। 3 तालुका पंचायत का चुनाव हुआ, तीनों बीजेपी जीत गई। मतलब इसको कहते हैं कि केजरीवाल के हाथ से झाड़ू लेके नरेंद्र मोदी ने पूरा झाड़ के सीट ले ली लेकिन ना चापा वाले रहे। जब इस तरह की प्रचंड जीत हो तो फिर आम आदमी पार्टी क्यों माहौल बना रही है, यह समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आम आदमी पार्टी को लगता है कि गुजरात में कांग्रेस तो खत्म ही है, इसलिए 35 सीट जीतने को भी बड़ी जीत बता रहे हैं, जिससे कांग्रेस को मिलने वाले वोट उनकी तरफ इस बात से आए कि गुजरात में विपक्ष में कांग्रेस का फ्यूचर नहीं है, बल्कि केजरीवाल का फ्यूचर है और केजरीवाल ही गुजरात में विपक्ष बन सकते हैं। ऐसा करके केजरीवाल कांग्रेस से अपना बदला भी ले सकते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी के कुछ लोग और उनका इकोसिस्टम गुजरात में कुछ सीटें जीतकर भी सोशल मीडिया पर माहौल बना रहे हैं, जबकि असली जश्न तो वो लोग मना रहे हैं जिन्हें प्रचंड जीत मिली है, उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा। आज गुजरात बीजेपी के लिए बड़ा दिन था, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ी जीत गुजरात निकाय चुनाव में मिली। वहां जश्न किस तरह से मिला है उसकी एक बार तस्वीर देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। बीजेपी की इस जश्न और इस प्रचंड जीत ने राहुल गांधी को भी जमीन पर लाकर पटक दिया, उनकी पॉलिटिक्स को पटक दिया। जो लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी हवाबाजी कर रहे थे कि इंडी गठबंधन मिलकर गुजरात में नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। निकाय चुनाव तो आपसे निकल नहीं रहा, आप विधानसभा चुनाव निकाले। यह उसी तरह की बात है जिस तरह से केजरीवाल कह रहे थे कि दिल्ली में तो नरेंद्र मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा केजरीवाल को हराने के लिए। सुनिए लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने लोकसभा में खड़े होकर गुजरात के बारे में क्या कहा था, सुनिए जरा। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। लोकसभा में नहीं, ये लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने गुजरात गए थे तब कहा था कि लिख के ले लो, हम नरेंद्र मोदी को हराने वाले हैं। लोगों ने लिख के लिया, फिर जिस पे लिखा था उसी में भूंजा रखा और खा गए, फिर भूल गए कि क्या लिखा था, जाके बीजेपी के लिए बटन दबा दिया, तो बीजेपी जीत गई सारा निकाय चुनाव। राहुल गांधी का प्लान यह था कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को साथ लेकर बीजेपी को घेर लेंगे, लेकिन इस दौरान दिल्ली में ऐसी दुश्मनी बढ़ गई कि अब केजरीवाल और राहुल गांधी आमने सामने हैं। दूसरी बात यह कि गुजरात वो राज्य है जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लोकसभा चुनाव साथ लड़ी, लेकिन तब कांग्रेस कुछ खास कर नहीं पाई थी, जबकि गुजरात में आम आदमी पार्टी पहले ही अपना बेस तैयार कर चुकी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में गुजरात की 26 में से 25 सीट बीजेपी के खाते में गई, 1 सीट कांग्रेस को मिली कि लो तुम भी कुछ रखो जाओ। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में 182 सीटों में बीजेपी को 156 मिली, कांग्रेस को 17 मिली थी, आम आदमी पार्टी को 5। अब गुजरात में जो नतीजे आए हैं उससे राहुल गांधी को करंट लगा होगा। उधर से केजरीवाल ने करंट अलग छुआ दिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो भी सीटें जीती वो कांग्रेस का वोट काटकर ही जीती होंगी। राहुल गांधी सोच रहे थे कि जैसे देश भर में इंडी गठबंधन करके नरेंद्र मोदी की कुछ सीटें लोकसभा चुनाव में कम कर दी, गुजरात में कर देंगे। केजरीवाल और राहुल गांधी एक होकर गुजरात में मोदी को हरा देंगे। लेकिन सोचने में जाने में कुछ नहीं जाता, जीतने में दम लगता है। मोदी के खिलाफ प्लान बना रहे राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों के साथ ऐसा खेल हुआ कि वो कई दिन नहीं भूलेंगे, क्योंकि राहुल गांधी हरियाणा में बुरी तरह हारे, महाराष्ट्र में बुरी तरह पिटे, 2 राज्य हारते ही लोकसभा चुनाव का सारा जोश और सारी अकड़ निकल गई। 99 पे कूदने वाले भूल गए कि 99 चीज क्या होती है। उधर केजरीवाल दिल्ली को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट थे, मोदी जी 2 जन्म ले लें, 4 जन्म ले लें, 8 जन्म ले लें। इसी जन्म में मोदी जी ने निपटा दिया दिल्ली में। इस तरह से राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों की राजनीति को नरेंद्र मोदी ने कुछ महीने में उसी कागज में जिसमें लिखा था कि यहां आ रहेंगे वहां आ रहेंगे, उसमें लपेटा और उधर फेंक दिया। इंडी गठबंधन वाले तो आपस में निपट रहे हैं, एक दूसरे से बदला ले रहे हैं,
उधर बीजेपी अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में सीएम का शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में भव्य तरीके से होने जा रहा है और इसके लिए रामलीला मैदान सजने लगा। टेंट और सोफे लग रहे हैं। वीआईपी मेहमानों के बैठने के लिए बड़ी संख्या में कुर्सियां लगा दी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने आज रामलीला मैदान में जाकर देखा कि भाई इतना वीआईपी लोग बुला रहे हैं, इतने लोगों को बुला रहे हैं, इतने साल बाद शपथ ग्रहण होगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो सब ठीक है कि नहीं है। तो देखने गए वो लोग। तैयारियां किस तरह पर हो रही है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 50 से ज्यादा बड़े नेता पहुंचेंगे। इसके अलावा 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्रीय मंत्री, एनडीए नेताओं को भी बुलाया गया। शपथ ग्रहण की जगह तय हो गई, तारीख तय हो गई, मेहमानों की लिस्ट भी तैयार हो गई, लेकिन अभी तक सीएम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। जिन लोगों के नाम चर्चा में चल रहे हैं उसमें पहला नाम चल रहा है प्रवेश वर्मा का, जिसके बारे में हमने पाठशाला में आपको हमेशा से बताया, क्योंकि इन्होंने केजरीवाल को हराया। प्रवेश वर्मा दिल्ली के सांसद भी रह चुके हैं और पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। जाट नेता हैं तो दिल्ली के साथ हरियाणा, पश्चिमी यूपी, राजस्थान की जाट राजनीति में भी फिट बैठते, तो इनका नाम टॉप पे चल रहा है। लेकिन इनका नाम अकेला नहीं है जो चल रहा है। दूसरा नाम चल रहा है रेखा गुप्ता का। वो शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक बनी है। रेखा गुप्ता 3 बार पार्षद रह चुकी हैं और आरएसएस से जुड़े होने की वजह से सीएम चेहरा हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। तीसरा नाम चल रहा है ग्रेटर कैलाश से विधायक शिखा राय का। शिखा राय ने ग्रेटर कैलाश से मंत्री सौरभ भारद्वाज को हराया है। चौथा नाम है मोहन सिंह बिष्ट का। मोहन सिंह बिष्ट ने मुस्लिम बाहुल्य सीट मुस्तफाबाद से जीत हासिल की। स्पीकर पद के लिए भी उनका नाम आगे चल रहा है। पांचवां नाम है मालवीय नगर से विधायक सतीश उपाध्याय का। सतीश उपाध्याय बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। छठा नाम है जनकपुरी से विधायक आशीष सूद का। आशीष सूद पहली बार विधायक बने हैं। फिलहाल वो गोवा बीजेपी के प्रभारी और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सह प्रभारी। सातवां नाम है उत्तम नगर सीट से जीते पवन शर्मा का, लेकिन सीएम कौन बनेगा ये किसी को पता नहीं। अब ये 7 लोग हैं, 10 लोग हैं, कितने लोग शेरवानी या अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाए बैठे हैं कि कहीं मेरा नंबर ना जाए, कहीं मुझे फोन ना जाए कि तुमको बना रहे हैं। लास्ट मिनट में कौन शेरवानी सिल के देगा, कौन बढ़िया कुर्ता सिल के देगा? तो सिलवा के रखो, नहीं बने तो रहेगा अलमीरा में, इसमें क्या है। बीजेपी विधायक दल की बैठक कल है। कल ही सीएम को लेकर चर्चा जो है वो फाइनल हो जाएगी, अटकलें खत्म हो जाएंगी। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने क्या कहा एक बार सुनिए, फिर बताता हूं कि आम आदमी पार्टी क्या कह रही है। बेचैनी है आम आदमी पार्टी की, उनको बेचैन रहने दीजिए। बहुत जल्दी हमको लगता है 2-3 दिन में ही आपको सारी सूचना और दिल्ली को सब सूचना आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी ऐसा 5 साल कार्य करेगी। हमारा मुख्यमंत्री इतना अच्छा होगा कि दिल्ली को हम 5 साल में उसकी मैक्सिमम समस्याओं से मुक्त कर दें। बीजेपी तो कल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर देगी, लेकिन आम आदमी पार्टी तड़प रही है कि बीजेपी अपने सीएम का नाम क्यों नहीं बता रही। सुनिए आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय। पहली बार यह देखा जा रहा है कि बारात तैयार है, मंडप भी तैयार हो रहा है, उसका निरीक्षण भी हो रहा है, बस दूल्हा कौन है ये नहीं पता किसी को। मुख्यमंत्री का नाम भारतीय जनता पार्टी अभी तक तय नहीं कर पाई है, या फिर कोई इतना बड़ा रहस्य है जिसको वो छुपाना चाहती है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है एक चीज छोड़ करके मुख्यमंत्री के। भारतीय जनता पार्टी है, कुछ भी कर सकती है, इसलिए अगले 5 साल में कई और रिकॉर्ड बनाएंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी को लग रहा होगा कि इनको भी तो विपक्ष में बैठ के वो वाला गेम खेलना है। पहले खेलते थे शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, इनका नारा होगा शुरू करें हंगामा लेके मुख्यमंत्री का नाम। तो मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं पता है तो हंगामा किसके नाम पे करें। ये खुद ये नहीं बता रहे कि केजरीवाल कहां गायब है। भाई हार गए ठीक है, पब्लिक के बीच तो आइए। गोपाल राय ये बयान तब दे रहे हैं जब उनकी ही पार्टी में यह तय नहीं हो पाया कि दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष कौन होगा। भाई केजरीवाल तो अपनी सीट हार चुके। उसके बाद 4 नामों की चर्चा हो रही है। पहला नाम है कार्यवाहक सीएम आतिशी जी का, दूसरा नाम है पूर्व मंत्री गोपाल राय जी का, तीसरा नाम 4 बार के विधायक संजीव झा जी का है और चौथा नाम तिलक नगर से विधायक जरनैल सिंह जी का है। ये 4 नाम चल रहे हैं, लेकिन अब कहां नाम चल, पार्टी ही नहीं चल पा रही तो नाम किसका चलेगा नहीं चलेगा वो पता कैसे चलेगा। पाठशाला में अब अगली क्लास। अखिलेश लाए उर्दू वाला हथियार, फायर मोड में सीएम योगी ने हिंदी से दे दिया जवाब। महाकुंभ को लेकर अखिलेश वर्सेस योगी, यूपी विधानसभा में आज क्या बवाल मच गया, अब जरा चलिए इसका चैप्टर खोलते हैं।
प्रयागराज महाकुंभ में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच आज लखनऊ में यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। जो समाजवादी पार्टी महाकुंभ को लेकर लगातार योगी सरकार के खिलाफ नैरेटिव बनाने में जुटी है, उसी समाजवादी पार्टी ने आज बजट सत्र के पहले दिन भी विधानसभा के बाहर और अंदर योगी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के हर नैरेटिव को लगातार खत्म कर रहे हैं। चाहे वो 9 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव हो, या फिर मिल्कीपुर सीट हुआ पर उपचुनाव जिसमें उन्हें जीत मिली, या फिर प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ। आज यूपी विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन भी समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी को घेरने की कोशिश की, जिसके लिए समाजवादी पार्टी ने उर्दू को हथियार बनाया। इस पर योगी आदित्यनाथ फायर हो गए। पाठशाला में आज आपको बताएंगे कैसे सीएम योगी ने शुद्ध हिंदी में समाजवादी पार्टी के उर्दू प्रेम की क्लास लगाई। लेकिन पहले हाल के दिनों में सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच हो रहे वार पलटवार का एक ट्रेलर देखिए, फिर आज जो अंदर बवाल मचा है वो भी दिखाता हूं। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है। उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। धार्मिक आयोजन मुनाफा के लिए नहीं होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का व्यापार होगा। प्रदेश क्या दे देगा नया? और जब प्रदेश की सरकार सब पैसा कुंभ में लगा देगी, जब सब पैसा कुंभ में लगा देंगे तो फिर किसान के लिए क्या होगा? कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने आज बजट सत्र के पहले ही दिन महाकुंभ और दूसरे मुद्दों पर योगी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के विधायक माता प्रसाद पांडे ने उर्दू की वकालत करते हुए योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, तो सीएम योगी भड़क गए। ऐसे गुस्से में आ गए कि विधानसभा में सब हैरान रह गए। सुनिए समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने क्या कहा, जिस पर सीएम योगी का माथा गर्म हो गया। आप अंग्रेजी ला करके हिंदी को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हिंदी को हटाने के लिए हम लोगों ने यातनाएं झेली हैं। दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद रहे हैं, लखनऊ जेल में बंद रहे हैं, गोरखपुर के जेल में बंद रहे इस आंदोलन, इसलिए कि ये हिंदी अंग्रेजी यहाँ माध्यम न बने। और इसमें कितने लोग हैं, अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए। उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है। उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश के पूर्वजों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा, विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। योगी ताल ठोक के कह रहे हैं अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने वाले दूसरे के बच्चों को सिर्फ उर्दू पढ़ाना चाहते हैं। देखिए हुआ क्या है, थोड़ा ये भी समझिए। वो योगी इतना भड़क क्यों गए समाजवादी पार्टी के उर्दू प्रेम पर? दरअसल योगी सरकार ने फैसला लिया कि यूपी विधानसभा में बजट सत्र की कार्रवाई हिंदी के साथ साथ अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली और इंग्लिश भाषा में सुनी जा सकेगी। विधानसभा के इसी लैंग्वेज सिस्टम का समाजवादी पार्टी ने विरोध शुरू कर दिया और आपत्ति जताई कि इंग्लिश है तो उर्दू क्यों नहीं। इंग्लिश का विरोध करने के साथ ही माता प्रसाद पांडे ने उर्दू भाषा के इस्तेमाल की जोरदार वकालत की, जिसने सीएम योगी को गुस्सा दिला दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरह से सीएम योगी को टारगेट कर रही है, वो विरोध विधानसभा के अंदर लगे लैंग्वेज सिस्टम तक ही सीमित नहीं है। महाकुंभ पर भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठा रहे हैं।
कभी महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, कभी सड़कों और रेलवे स्टेशन पर उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ से दुनिया को आस्था की ताकत का ट्रेलर दिखाने में लगे। सीएम योगी का कहना है कि प्रयागराज, काशी और अयोध्या में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ ने दिखा दिया कि कैसे लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, कमाई कई गुना हो गई। लेकिन अखिलेश यादव की सुई अब भी महाकुंभ के बजट पर अटकी है। आज अखिलेश यादव ने कह दिया कि अगर सारा पैसा कुंभ में लगा देंगे तो देश खुशहाल कैसे होगा। एक बार सीएम योगी और अखिलेश को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। हम दूसरों की उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय अपनी स्वयं की, पूर्वजों की विरासत पर अगर हम गौरव की अनुभूति करेंगे तो हम दुनिया को बहुत कुछ दे पाएंगे। और आज प्रयागराज वही कर रहा है। प्रयागराज ने बताया है कि हमारे पास क्या स्केल है, क्या पोटेंशियल है। यह महाकुंभ प्रयागराज बता रहा है, काशी बता रही है, अयोध्या बता रहा है। कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने लोगों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद मिली है। कितना बृहद आयोजन बनकर के पूरा आयोजन आज देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और जब प्रदेश की सरकार सब पैसा कुंभ में लगा देगी, जब सब पैसा कुंभ में लगा देंगे तो फिर किसान के लिए क्या होगा। सबसे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारी खेती, किसान और उससे संबंधित अगर योजनाएं बनेंगी और उनकी मदद होगी तो हमारा देश भी खुशहाल होगा। अखिलेश यादव महाकुंभ के बजट पर सवाल उठा रहे हैं तो उनके चाचा शिवपाल यादव ने तो महाकुंभ को योगी सरकार का पीआर इवेंट बता दिया और सरकार से इस्तीफे की मांग कर दी। वहीं इंडी गठबंधन में शामिल तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तो एक कदम और आगे बढ़ गई। ममता बनर्जी ने तो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ नाम दे दिया और इंडी गठबंधन में शामिल आरजेडी के प्रमुख लालू यादव को महाकुंभ फालतू तो लग ही रहा है, वो पहले भी बोल चुके हैं। महाकुंभ पर इंडी गठबंधन के नेताओं के अजब गजब बयान भी सुनिए एक बार। उनकी अभी तक सूची जारी नहीं कर पाए कितने मरे हैं और न उनको कोई आर्थिक मदद करी है। तो ये तो झूठ बोलते हैं, केवल झूठ। और सरकारी धन का दुरुपयोग जो हुआ है पूरी तरह से इन्होंने अपनी पीआर बढ़ाने के लिए धन का दुरुपयोग किया है। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই। सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। इंडी गठबंधन के नेता महाकुंभ पर उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं और अखिलेश यादव सीएम योगी से इसलिए चिढ़े बैठे हैं क्योंकि सीएम योगी महाकुंभ से यूपी को हो रहे जबरदस्त फायदे के बारे में बता रहे हैं। योगी ने बताया कि कैसे आस्था का सम्मान देने पर इकोनॉमी को मजबूत किया जा सकता है। सीएम योगी के मुताबिक महाकुंभ की तैयारियों और प्रयागराज में इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 7500 करोड़ रुपए का खर्च हुआ, जबकि कुंभ मेले के लिए 1500 करोड़ का बजट था। और अगर महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है तो यूपी की जीडीपी में 3 से 3.25 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी। इसके लिए सीएम योगी ने महाकुंभ में शिवालय पार्क का उदाहरण दिया और बताया कि शिवालय पार्क की लागत करीब 14 करोड़ थी। शुरुआत के 21 दिनों में ही इसे तैयार करने वाली संस्था ने 14 करोड़ का मुनाफा भी कमा लिया। आगे सीएम योगी ने बताया कि यह पार्क 10 जनवरी को तैयार हुआ। 10 से 31 जनवरी के बीच इस पार्क को बनाने वाली संस्था अपनी लागत के 14 करोड़ रुपए के अलावा 28 करोड़ का मुनाफा कमाकर आधी रकम नगर निगम को दे चुकी। सुनिए महाकुंभ से यूपी की इकोनॉमी को मिल रहे बूस्ट पर योगी क्या कह रहे हैं, फिर अखिलेश यादव इस गणित पर क्या बोल रहे हैं वो बताऊंगा और जो लाइव एग्जाम्पल हैं जिनकी जिंदगी महाकुंभ में कमाई से बदल गई उनसे भी मिलवाऊंगा। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है। धार्मिक आयोजन
मुनाफा के लिए नहीं होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का व्यापार होगा और व्यापारी वहां मर रहा है। व्यापारी घाटे में चला गया, जिन्होंने दुकानें ली वो उनका काम नहीं हुआ, बिका नहीं सामान, उनको लॉस हो गया बड़े पैमाने पे। तो कुंभ इन्होंने अपने आप को चमकाने के लिए किया। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे खेल का हो, ये हर एक में राजनीति कर देते हैं। कौन सा दुकानदार लॉस में गया है ये तो अखिलेश यादव ही जानते होंगे, लेकिन जो लोग महाकुंभ से फायदा होने की बातों को खारिज कर रहे हैं उन्हें देखना चाहिए कि महाकुंभ कैसे लोगों की किस्मत बदल रहा है। आपको महाकुंभ में दातुन बेचने वाले आकाश यादव की कहानी बताता हूं। दातुन, जिससे आप सुबह सुबह दांत साफ करते हैं। आकाश के मुताबिक उसने अपनी गर्लफ्रेंड की सलाह पर महाकुंभ में दातुन बेचना शुरू किया, क्योंकि लोग आ रहे हैं तो सुबह सुबह ब्रश तो करेंगे, कोई हो सकता है ब्रश लाए ना लाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि दातुन बेचकर आकाश ने सिर्फ 5 दिन में 40,000 रुपए कमा लिए, और इस तरह आकाश ने महाकुंभ में सिर्फ दातुन बेचकर ही लाखों रुपए कमा लिए। इतना ही नहीं, महाकुंभ में दातुन बेचने के आइडिया ने आकाश को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। आकाश के वीडियो वायरल हुए तो वो रातों रात स्टार बन गया। एक चैनल ने अपने शो में आकाश को बुला लिया। शो के जज भी आकाश के बिना इन्वेस्टमेंट के दातुन के बिजनेस वाले आइडिया को सुनकर हैरान रह गए। ये हुआ है लोगों के साथ महाकुंभ में बॉस। अखिलेश यादव कह रहे हैं पैसा डूब गया, ये हो गया, वो हो गया। ये विपक्ष की पॉलिटिक्स कई बार समझ में नहीं आती कि मतलब, अरे नहीं होता है शादी ब्याह में आदमी जाता है तो अरे ये देखिए इसमें ना ये कुर्सी में ठीक से वो कपड़ा नहीं लगा है, हल्का सा इधर से देखिए इतना सा छेद है। शादी एंजॉय नहीं कर रहे हैं लोग। एक इंटरव्यू में आकाश ने बताया कि वो घर पर बेरोजगार बैठे थे तो मुंबई में रहने वाले उनके पिता ने अपने पास आने के लिए कहा। जब ये बात उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को बताई तो वो रोने लगी कि मुंबई क्यों जाओगे। इस बीच महाकुंभ शुरू होने वाला था तो उनकी गर्लफ्रेंड ने महाकुंभ में बिजनेस करने का आइडिया दिया। आगे आकाश ने बताया कि उन्होंने गर्लफ्रेंड से बिजनेस के लिए रकम नहीं होने की बात कही। गर्लफ्रेंड ने बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस करने का आइडिया दिया और महाकुंभ में जाकर नीम के दातुन बेचने के लिए कहा। आकाश यादव अकेले नहीं है जिन्हें महाकुंभ ने चमका दिया। इस इकोसिस्टम का इकलौता एजेंडा मोदी योगी का विरोध है। भले ही इस इकोसिस्टम के लोग महाकुंभ की तैयारियों पर सवाल उठाने से ना चूकें, लेकिन जरा यह तस्वीर भी देखिए। यह महाकुंभ के विरोध में झंडा बुलंद कर रहे अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव हैं, जो अपने परिवार के साथ महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। लेकिन जिस तरह बोट में बैठे धर्मेंद्र यादव और उनका परिवार खुश नजर आ रहा है, उसे देखते हुए यह कतई नहीं लग रहा कि उन्हें महाकुंभ तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी हुई होगी। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने तो जैसे ठान लिया है कि विरोध करना है तो करना है, सवाल उठाने तो उठाने हैं। सोशल मीडिया पे तो लोग पूछ रहे हैं कि खुद तो लग रहा है वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं वहां पर, और जब गाली देनी होती है, पॉलिटिक्स करनी होती है तो वीआईपी कल्चर की वजह से ये हो गया वो हो गया कहते हैं। खुद कैसे वीआईपी टाइप घूम रहे हैं, पब्लिक पूछ रही है सोशल मीडिया पे भाई। लेकिन चल रहा है मामला। पाठशाला में अब अगली क्लास, मिडिल क्लास पर मेहरबान मोदी सरकार। टैक्स छूट के बाद अब कौन सा नया तोहफा तैयार, और वो फोन कॉल जिसे उठाया तो बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। ये चैप्टर मिस मत कीजिएगा बॉस। आइए शुरू करते हैं। जब से पीएम मोदी ने इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए की छूट दिलवाई है, तब से आम लोगों के दिन बदल गए। पीएम मोदी के इस एक फैसले से देश के करोड़ों लोगों की जेब से पैसे बचने लगे। इसके बाद मिडिल क्लास को राहत देने के लिए रिजर्व बैंक ने भी रेपो रेट में कटौती कर दी। इससे आपके लोन की ईएमआई कम हो जाएगी। लेकिन अब की बार पीएम मोदी एक और बड़ी राहत देने की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके बैंक अकाउंट से जुड़ी है। दरअसल वित्त मंत्रालय बैंक में जमा रकम पर मिलने वाले इंश्योरेंस कवर को बढ़ाने का फैसला कर सकता है। अभी तक किसी बैंक के बंद होने पर ग्राहकों को मिलने वाली रकम की लिमिट 5 लाख रुपए है, लेकिन अब पीएम मोदी की पहल के बाद इसे बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इससे पहले भी 2021 में इस इंश्योरेंस कवर को बढ़ाया गया था, लेकिन अब एक बार फिर लोगों को राहत देने के लिए इस रकम को 5 लाख से भी ज्यादा करने की तैयारी है। इस रकम के बढ़ाए जाने से आम लोगों को बहुत मदद मिलेगी। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में एक बैंक, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, अचानक बंद हो गया। इस खबर के फैलते ही इस बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनके पूरे जीवन की कमाई इस बैंक में ब्लॉक हो गई। अब ये लोग अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे। किसी को होम लोन की ईएमआई फंस गई, किसी को अपने बच्चे की फीस देनी है, कोई मेडिकल बिल नहीं चुका पा रहा। तमाम परेशानियां हैं जो इनको झेलनी पड़ रही। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बंद होने की घटना को देखते हुए वित्त मंत्रालय बैंक में जमा रकम पर मिलने वाले इंश्योरेंस कवर को बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस रकम के 5 लाख रुपए से बढ़ाने की तैयारी चल रही है। 2021 में मोदी सरकार ने इस रकम को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया था, लेकिन अब दोबारा इसे बढ़ाया जा सकता है, इसे कहा जा रहा है। इसके तहत बैंक के डूबने या बंद होने पर ग्राहकों को 3 महीने के अंदर पैसे लौटाने का प्रावधान है। इस बार भी इंश्योरेंस कवर को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय के फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल तैयार किया है।
जैसे ही इस प्रपोजल को सरकार की मंजूरी मिल जाएगी, इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अगर आपके बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए है और भगवान न करे आपका बैंक डूब जाता है, तो मौजूदा नियम के मुताबिक आपको 5 लाख रुपए ही बीमा कवर मिलेगा। लेकिन सरकार अब इस रकम को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। एक तरफ सरकार आपके बैंक अकाउंट को सुरक्षित बनाने के लिए नए नए फैसले ले रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी जरा सी लापरवाही उस बैंक अकाउंट को खाली करवा सकती है। पिछले कुछ समय से सरकार और बैंक लोगों को यह चेतावनी दे रहे हैं कि अनजान फोन कॉल पर अपना ओटीपी या पिन शेयर मत कीजिए, लेकिन साइबर फ्रॉड करने वालों ने इसका एक नया तरीका निकाल लिया है। अब बिना आपके बताए उनके पास, यानी साइबर फ्रॉड करने वालों के पास ओटीपी या पिन पहुंच जाएगा, जिससे बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। इस नए साइबर फ्रॉड का नाम है कॉल मर्जिंग, यानी दो कॉल को मिलाना। लेकिन यह फ्रॉड होता कैसे है, इसको समझिए। इसके लिए एक अनजान कॉल पहले आपके पास आएगी, जिसमें फ्रॉड करने वाला व्यक्ति कहेगा कि आपका फलाना वो रिश्तेदार नहीं है, उसने आपका नंबर दिया है और आपसे बात करने के लिए बोला है। इसके तुरंत बाद जब आप उससे बात कर ही रहे होंगे, उसी कॉल पर एक और नंबर से फोन आता आपको दिखेगा। फ्रॉड करने वाले की तरफ से कहा जाएगा कि इस कॉल को मर्ज कीजिए, क्योंकि ये आपके उसी दोस्त या परिचित का फोन आ रहा है जिसने मुझे आपका नंबर दिया है। तो आप खुद ही कहेंगे कि अरे नहीं यार, उसका नंबर तो मेरे मोबाइल में सेव्ड है, उसका नाम नहीं आएगा अगर फोन आएगा तो परिचित का नंबर ही नहीं है। तो फ्रॉड करने वाला क्या कहेगा कि अरे उनका दूसरा वाला नंबर है जो आपके पास नहीं है, ये उससे कॉल कराए। अब चूंकि आपको इस फ्रॉड के बारे में पता नहीं है, तो दिमाग उस तरफ सोचता नहीं है। जैसे ही आपको लगेगा कि मर्ज कर भी दिए कॉल तो क्या होगा, लेकिन जानकार कह रहे हैं कि जैसे ही आप इस कॉल को मर्ज करते हैं, मतलब दो कॉल मिलाते हैं, वैसे ही आपके बैंक का ओटीपी नंबर उस स्कैमर के पास पहुंच जाता है। दरअसल ये दूसरी कॉल आपके परिचित की नहीं, बल्कि बैंक की तरफ से ओटीपी बताने वाली वेरिफिकेशन कॉल होती है। इसके बाद आपके ओटीपी की जानकारी सीधे स्कैमर्स तक पहुंच गई। उसने सुन लिया क्या ओटीपी है, 0521 कुछ भी। और जब तक आप समझिएगा कि क्या हुआ, तब तक वो उधर ओटीपी डाला, आपका अकाउंट खाली। यहां आपके लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति का फोन मत उठाइए। पहली बात तो कई बार आपने देखा कि वो जो वीडियो कॉल आ जाता अनजान नंबर से, आपने उठाया और कई लोग अरेस्ट हो गए, साइबर अरेस्ट या ऑनलाइन अरेस्ट हो गए थे, तो वो दिक्कत हुई। तो अननोन नंबर से फोन मत उठाइए, कॉल मर्ज मत कीजिए, किसी पर अननोन व्यक्ति पर विश्वास मत कीजिए।